सुंदरपुर नाम के गांव में टूनी अपनी माँ कोकिला के साथ रहती थी। टूनी की माँ टूनी की एक आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। वो आदत थी उसके ना नहाने की आदत। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि उसका नहाना शुरू हो गया। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन टूनी नहीं नहाती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कोकिला उससे कहती है, टूनी सच सच बता कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए। अरे माँ तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गई, नहा लूंगी ना मैं। अभी देखो ठंड कितनी पड़ रही है। इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तुझे नहाए हुए। पता नहीं कितनी बड़ी आलसन मेरे घर में पैदा हो गई। देख तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। छी, चल पानी गर्म कर दिया है मैंने, जाकर नहा ले। चल। टूनी बेमन से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन टूनी नहाने की इतनी बड़ी चोट थी कि वो पानी खुद के ऊपर गिरती ही नहीं और जमीन पर गिरती हुई कहती है, अरे मैया कितनी ठंड है। अरे कितनी ठंड लग रही है। बाहर खड़ी उसकी माँ उसकी आवाजें सुन रही थी और वो समझ गई कि उसकी बेटी नहाने का नाटक कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम सोनू था जो सिविल इंजीनियर था और मुंबई में काम करता था। टूनी के माँ बाप को सोनू और उसका परिवार बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं और जनवरी के महीने में 2 तारीख में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन टूनी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। अपने ससुराल में आने के बाद भी वो कई दिनों तक नहीं नहाती। फिर शादी के कुछ दिनों बाद सोनू मुंबई चला जाता है और टूनी घर पर अपनी सास के साथ रहती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। छी टूनी बहू, ये बदबू तेरी तरफ से आ रही है। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ में से बदबू क्यों आएगी। लेकिन बहू हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे लगता है तेरे अंदर से ये बदबू आ रही है। नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे अंदर से भला क्यों बदबू आएगी, मैं तो हर रोज नहाती हूँ। ठीक है बहू, शायद मेरी नाक आज खराब हो गई है। लूसी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और टूनी भी अपने कमरे में जाकर अपने ऊपर परफ्यूम लगाती है और कहती है, अब देखती हूँ कैसे बदबू आती है। ऐसे ही टूनी को नहाए हुए 1 महीना बीत जाता है लेकिन वो फिर भी नहीं नहाती। फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है, टूनी तू ये बात बता, तू अब भी नहीं नहाती है ना, तू बता नहाई है आज या नहीं। अरे माँ तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मैं रोज नहाती हूँ। अच्छा, अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है लड़की। खैर ये तो आज की कोई नई बात है नहीं, तू तो पहले से ही झूठ बोलती है। देख मुझे तेरा झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सच सच बता, तेरी शक्ल देख कर ही बता सकती हूँ तू कि कई दिनों से नहीं नहाई है। और देख कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। छी, बिना नहाए रह कैसे लेती है। अरे माँ तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। वैसे सही कहा आपने, अब आप माँ हो, आपसे क्या छिपाना। मुझे नहाए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। ये बात टूनी की सास भी सुन लेती है और वो ये बात सुनकर सीधे बेहोशी हो जाती है और टूनी को अब बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका इतना बड़ा राज खुल गया। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो
और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था, तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, इस साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से
उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।